पाखी ने राजमहल के अंदर प्रवेश किया। सुजाता अपने कमरे में परेशान सी इधर से उधर टहल रही थी। पाखी को देखते ही उसकी फिक्र कुछ कम हुई। इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे जैसे ही आपका संदेश मिला मैं फौरन यहाँ चली आई। समझ नहीं आता राजकुमार के ऊपर हमला करने की हिम्मत कर कौन सकता है? पाखी ने हैरानी जताई। और कौन कर सकता है? बस एक ही तो है पूरे नवाजों में जिससे मेरे अभी की तरक्की देखी नहीं जाती। सुजाता ने गुस्से से कहा। आप पार्थ की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है अभी के ऊपर उसी ने हमला करवाया है। इतने सालों तक जब अभी यहाँ नहीं था तब पार्थ ने प्रजा के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर उसे भी पता था वो अभिराज की जगह कभी नहीं ले सकता, इसलिए उसने उसे यहाँ वापस आने से रोक दिया। आपको इस बारे में महाराज को बताना चाहिए, वही इसका सही फैसला कर सकते हैं। महाराज पार्थ से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता नहीं है अगर वो दोषी साबित भी हुआ तब भी वो उसे कोई कड़ी सजा दे पाएंगे। आखिर वो उनका अपना खून जो है। सुजाता ने कड़वाहट से भरते हुए कहा। मगर उसे तो आपने गोद लिया था? पाखी ने आश्चर्य से पूछा। तो और विकल्प ही क्या था मेरे पास? वो महाराज वीर और रोजी का बेटा है। मैं खुद आगे बढ़कर उसे यहाँ लेकर आई और बदले में मैंने उससे हमेशा के लिए वीर की जिंदगी से चले जाने का वचन लिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद महाराज वीर भावनाओं में बहकर उसे भी अपने साथ यहाँ महल ले आते। आप उस रोजी की बात कर रही हैं जो कभी महाराज वीर के समूह का हिस्सा थी और जिसे सदियों पहले नवाजों के लोगों ने निष्कासित कर दिया था। महाराज की उससे शादी हुई थी, ये बात किसी को पता क्यों नहीं है? और फिर इसके बाद आप उनकी जीवन साथी कैसे बन गई? पाखी ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। ये बहुत लंबी कहानी है। कपि राजा का शासन खत्म होने और उस भयानक भूचाल के आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था। महाराज वीर भी सबसे बिछड़कर जंगलों की खाक छानने लगे थे। उन्हीं दिनों उन्हें रोजी भी जंगलों में भटकती हुई मिल गई। भूचाल में सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद वो भी कैद से छूटकर भागने में सफल हो गई थी। हालात के मारे वो दोनों ही साथ रहने लगे और दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार भी लिया। बाद में जब धीरे धीरे सब लोग वापस संगठित होने लगे तब नए सिरे से नवाजों का गठन शुरू किया गया। कई नियम बदले गए और चूंकि अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों की संख्या में भी भारी कमी आई थी, इसलिए लड़कों के ऊपर से सिर्फ एक जीवन साथी चुनने के दबाव को हटाया गया, क्योंकि अपनी संख्या को बढ़ाना उस वक्त सबसे जरूरी था। सबका मत था कि अब नवाजों पर राजकुमार रुद्र को शासन करना चाहिए, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। राजा बनने के लिए एक जीवन साथी का होना बेहद जरूरी था ताकि समूह का संतुलन बना रहे, मगर रुद्र ने जिया के बाद किसी और को अपना साथी चुनने से साफ मना कर दिया। आकाशा के लोगों को उनकी बहादुरी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था, मगर मेरे भाई विहान ने उस वक्त कभी राजा का साथ देकर जो गलती की थी उसके बाद हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। इसे सुधारने का बस यही तरीका था कि किसी भी तरह आकाशा का कोई सदस्य नवाजों के शासन का हिस्सा बने। मैं जानती थी रुद्र के बाद इस पद के लिए अगर कोई सही दावेदार था तो वो बस वीर था। बस एक ही मुश्किल थी और वो थी रोजी। उसे नवाजों की महारानी के रूप में कोई भी नहीं स्वीकारता, इसलिए मैंने वीर को अपना जीवन साथी चुना, जिसके बाद राजकुमार रुद्र ने भी वीर को अपना समर्थन दिया और उसे नवाजों का शासन सौंप दिया गया। मगर बाद में हमें पता चला कि रोजी माँ बनने वाली थी। वो बाद में कोई बखेड़ा न खड़ा करे, इसलिए जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। मैंने महाराज वीर से कह दिया कि बच्चे को जन्म देने के बाद रोजी की मौत हो गई थी। कुछ भी हो, पार्थ आखिर उनकी पहली संतान है, इस वजह से उनके मन में उसके लिए खास जगह है। कभी कभी को मुझे डर लगता है कहीं वो अपना वारिस उसे ही न घोषित कर दे। सुजाता ने चिंता से भरकर जवाब दिया। मैं आपका डर समझ सकती हूँ रानी माँ। आपने आकाशा और वहाँ के लोगों के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। आप ही की बदौलत आज मैं वहाँ के लोगों का नेतृत्व कर रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पाखी। आज नहीं तो कल तुम अभी की जीवन साथी बनोगी। उसके बाद नवाजों का शासन तुम्हें ही संभालना है। बेहतर है अगर हम इस पार्थ से अभी छुटकारा पालें, वरना भविष्य में वो तुम दोनों के लिए ही मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। सुजाता की चिंता कुछ कम हुई। वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना था। पाखी ने अपने बटुए में से निकालकर एक बड़ा सा नाखून सुजाता के आगे कर दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? सुजाता वो नाखून देखकर चौंक गई। मैं प्रार्थना स्थल का निरीक्षण करने गई थी। जिस कलश में कपि राजा को कैद किया गया था उस पर बेहद मजबूती से वार किए गए हैं। इतनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी साधारण के बस की बात नहीं है। ये केवल वही कर सकता है जिसके पास शक्ति का कम से कम 3 निशान हो, साथ ही वो मानसिक तरंगों के प्रयोग करने का तरीका अच्छी तरह जानता हो। मुझे लगता है ये नाखून भी उसी का होगा। सुरक्षा कर्मियों से लड़ते हुए ये टूटकर वहां गिर गया होगा।
उस नाखून को उलट पलट कर देखते हुए महारानी सुजाता के चेहरे पर अचानक चमक आ गई। मुझे पता था तुम्हारे आने के बाद मेरी हर मुश्किल हल हो जाएगी। अब मैं भी देखती हूँ महाराज कैसे पार्थ को सजा नहीं देते। इतना कहकर वो उठी और तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। दरबार लगा हुआ था और महाराज वीर इस वक्त अपने सेनापति वायु के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उष्ट्रा पर्वत की घाटी से क्या संदेशा है? महाराज, जंगली शैतानों का राजा दनुज और कपियों का राजा मरकट अपनी पूरी सेना के साथ नवाजों पर आक्रमण करने की तैयारी में है। उनके साथ में भुजंग राज की सेना भी शामिल है। हमें तुरंत सहायता की आवश्यकता है। अगर इन सब ने एक साथ नवाजों के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अकारण बहुत से लोग मारे जाएंगे। यहाँ महल तक आने में तो उन्हें फिर भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, मगर सीमा पर के इलाकों में जंगली शैतानों के आने से भारी दहशत फैल जाएगी। आप आज ही सेना की 4 टुकड़ियों के साथ सीमा क्षेत्र के लिए निकल जाएं। जरूरत पड़े तो आकाशा से भी सहायता लें। उनके लिए सीमावर्ती इलाके तक जल्द से जल्द पहुंचना आसान होगा। मैं अभी ही सेना के साथ सीमा पर के लिए कूच करता हूँ। वायु ने अपना सिर झुकाया। पार्थ से कहो युद्ध के लिए तैयार रहे। अभिराज की अनुपस्थिति में उसे ही मोर्चा संभालना होगा। मुझे डर है ऐसा करके आप राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं महाराज, सुजाता ने दरबार के अंदर आते हुए कहा। उसे अचानक वहां आया देखकर सबने तुरंत खड़े होते हुए अपने सम्मान में अपना सिर झुकाया, मगर सुजाता सबको ही अनदेखा करते हुए सीधा महाराज वीर के सामने आकर रुक गई। आप कहना क्या चाहती हैं महारानी? यही कि पार्थ खुद इस साजिश का हिस्सा है। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? पार्थ राज परिवार का हिस्सा है। राज परिवार के किसी सदस्य के ऊपर बिना किसी प्रमाण के इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए खुद आपको सजा हो सकती है। महाराज वीर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको पता था महारानी जी पार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, मगर वो उस पर इतना गंभीर आरोप लगाएंगी ये सबकी ही सोच से बाहर था। ये रहा प्रमाण। सुजाता ने तुरंत आगे बढ़कर वो नाखून महाराज वीर के हवाले कर दिया। ये नाखून प्रार्थना स्थल पर पाया गया है। शायद सुरक्षा कर्मियों से लड़ते हुए उसके नाखून टूट गए हैं। आप अभी बुलाकर उसके नाखूनों की जांच कीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पार्थ को अभी के अभी यहाँ बुलवाया जाए। महाराज वीर के आदेश के तुरंत बाद ही राजकुमार पार्थ ने दरबार में कदम रखा। उसने झुककर उन दोनों को प्रणाम किया। आपने मुझे बुलाया? महाराज वीर ने इशारा किया और 2 सैनिकों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती घुटनों के बल झुका दिया। पार्थ ये देखकर हैरान रह गया। मेरा अपराध क्या है? अपने हाथ दिखाओ। पार्थ ने अपने हाथ आगे कर दिए। उसके दाहिने हाथ की आखिरी उंगली का नाखून अपनी जगह पर नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना ये इसी का काम है। पूछिए इससे, कहाँ है अभिराज? सच सच बताना, तुम्हारा ये नाखून कैसे टूटा? जिस रात अभिराज घर वापस आने वाला था उसी रात प्रार्थना स्थल पर किसी ने हमला कर कपि राजा को कैद से छुड़ाने का प्रयास किया। जिस तरह के ताकतवर हमले उस रोज वहां किए गए और सुरक्षा बंधनों को तोड़ दिया गया, वो कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। वायु ने तुम्हें उस रात प्रार्थना स्थल के पास देखा था। तुम वहां क्या कर रहे थे? महाराज वीर ने कड़कते हुए पूछा। पार्थ हमेशा से अपनी सहनशीलता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि आज सुजाता ने उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर डर या गुस्से जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं उस रात प्रार्थना स्थल की तरफ गया था, मगर इसलिए नहीं कि मुझे कुछ गलत करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के सुरक्षा प्रहरी सारे ही बेहोश थे। मैंने वहां एक नकाबपोश को भी देखा जो सुरक्षा घेरे को तोड़कर कपि राजा को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा नाखून उसी हमले में टूटा था। पार्थ ने शांत आवाज में जवाब दिया। जी महाराज, उस रात मैं ही वहां सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था और मैंने राजकुमार को वहां देखा भी था। वायु ने भी पार्थ का बचाव किया। तुमने अपनी आंखों से उस नकाबपोश को देखा था? सुजाता ने वायु से सवाल किया और जवाब में वायु ने न में सिर हिला दिया। तुम्हें पता है ये विषय कितना गंभीर है? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारी बातों के आधार पर इस पर विश्वास किया जा सकता है? सुजाता ने अब पार्थ की तरफ देखा। उसका बस चलता तो वो अब तक पार्थ को दंड दे चुकी होती, मगर ये राज दरबार था और यहाँ तब तक दंड देने का प्रावधान नहीं था जब तक कि अपराध साबित न हो जाए। इसलिए वो मजबूर थी। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करें। मैंने उस नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश भी की थी और उसने मुझ पर जवाबी हमला किया और वहां से भाग गया। पार्थ ने अपने बाजुओं को ऊपर किया और नीचे बुरी तरह जला हुआ उसका हाथ नजर आया।
जख्म इतना गहरा था कि दरबार में मौजूद सारे ही लोगों के मुंह से सिसकारी निकल गई। तुम इतनी बुरी तरह घायल थे, फिर भी तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? महाराज वीर की आवाज में फिक्र महसूस कर सुजाता बुरी तरह जल भून गई। कहीं फिर से पिता का प्यार फर्ज पर भारी न पड़ जाए। महाराज, इन सारी बातों से पार्थ निर्दोष तो साबित नहीं होता। जब तक अभिराज का पता न चल जाए और हम विद्रोहियों का सिर न कुचल दें, तब तक के लिए इसे कैद में रखना ही सही विकल्प है। अगर आपने अभी निर्णय लेने में संकोच किया तो इससे प्रजा के बीच गलत संदेश जाएगा। सुजाता ने अपनी बात पर जोर दिया। वीर ने अफसोस के साथ पार्थ की तरफ देखा। पिता की दुविधा को समझ पार्थ ने खुद ही उनके सामने सिर झुका दिया। आप जो भी निर्णय ले मुझे स्वीकार है। दुख इस बात का है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं आपकी किसी भी तरह सहायता नहीं कर पाऊंगा। सुजाता के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आखिरकार उसके मन की हो ही गई थी। क्या सुजाता पार्थ को दोषी साबित कर पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।